Hello friends, welcome to Manu Law Classes. So today here we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 12th October 2022. So today let's start with economy. So the first news is IMF cuts India's growth forecast to 6.8% this year. Now अब जो भी forecast आएगा इंडिया के GDP के बारे में, ठीक है, या इन्फ्लेशन के बारे में, now that will be very important for your exam. सो हियर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने पहले तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया लास्ट सितंबर, उसने कुछ प्रोजेक्शन दिया, फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया, उसने बाय 1% डाउनग्रेडेड द इंडियाज जीडीपी गो फोरकास्ट फॉर दिस ईयर. नाउ आफ्टर दैट आईएमएफ हैज़ कम. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन नाउ वी हैव टू कंपेयर इट. ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो आपको दे ही दिया गया है चार्ट में. तो यहाँ पे देखिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है इट इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23. ठीक है, तो यहाँ पे आईएमएफ ने कितना फोरकास्ट किया है 6.8%, आरबीआई ने 7%, वर्ल्ड बैंक ने 6.5%. ठीक है, तो दिस हैज़ बिन अच्छा अब सब ने डाउनग्रेड किया है. ठीक है ना, किसी ने भी बढ़ाया नहीं है, सब ने ग्रोथ कास्ट फोरकास्ट को रिवाइज किया है. फाइन. तो यहाँ पे जो अगेन द रीजन इज सेम, वी ऑल नो, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर, टाइटनिंग मॉनेटरी कंडीशंस, देन द इन्फ्लेशन, देन पैंडमिक. दिस हैव ऑल डैम्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शंस ऑफ इंडिया एंड अदर एमर्जिंग कंट्रीज. ठीक है, अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट की बात करें तो आरबीआई इन सारे कंडीशंस को इंक्लूड करता है, प्लस वीक ग्लोबल डिमांड को भी इंक्लूड करता है. दैट इज वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से क्या है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो डिप कर रहा है. ओके, सो नाउ इंडिया इज करेंटली प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.8% एंड देन फॉलोइंग 8.7 फिजिकल इन ग्रोथ इन अ फिजिकल ईयर दैट एंडेड March 31. मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का कितना था 8.7%, अब कितना है इंडिया 6.8%. अब ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है that this report is released by which institution. तो ये रिपोर्ट जो इकोनॉमी जो है जो IMF ने रिलीज़ किया है दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसका है काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस. तो दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अहेड ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग्स इन वॉशिंगटन. ओके, तो IMF ने ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय कितना घटाया है, तो दैट इज़ 0.6 परसेंटेज पॉइंट. वर्ल्ड बैंक ने इसको घटाया था बाय 1%. मतलब पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा 7.5%, अब बोला कि 6.5%. आईएमएफ ने इसको 0.6% के हिसाब से घटाया है. ओके, उसके बाद जो फोरकास्ट है फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर दैट इज़ ऑन ऑल्टर्ड एट 6.1%. उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, या जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं जो भी. तो आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पहले गीता गोपीनाथ थी, अब वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिएगा. गीता गोपीनाथ, तो पहले गीता गोपीनाथ जो थे वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, बट नाउ शी इज़ डेप्यूटी एमडी. ठीक, अब जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, पियरे ओलिवियर गौरिंचास. नाउ ही इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट. ओके, और वॉशिंगटन क्या है, ये आईएमएफ का हेडक्वार्टर है. अब हम आते हैं इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर. तो आईएमएफ ने इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखा है इंडिया के लिए 6.9% दिस ईयर एंड 5.1% नेक्स्ट ईयर. ठीक है, उसके बाद अगर हम आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट देखेंगे तो ये आरबीआई ने कितना इन्फ्लेशन टारगेट रखा था इंडिया के लिए, तो वो था 6.7% दिस ईयर. ओके, चलें. Now the next is Right to Information Act 2005. ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन तो ये इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19. ओके, आर्टिकल 19 ने तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इट वॉज पास्ड इन 2005 and established State Information Commission and Central Information Commission. अब एक रिपोर्ट आया है, कहता है कि 17 साल पास होने के बाद द ट्रांसपेरेंसी रिजीम इन द कंट्री रिमेन्स अ मिराज with nearly 3.15 lakh complaints and appeals pending with 26 information commissions across India.
तो एक ये रिपोर्ट है बाय सतर्क नागरिक संगठन which says that there is an increasing trend of backlog of appeals and complaints. तो अगर हम देखेंगे फिगर, so we have figures starting from 2019, then 2020 again it increased, and then by the time we are in 2021, then it is 2,86,000, and now in 2022 it is 3,14,323 backlog cases. These backlog cases, they are highest in Maharashtra, followed by Uttar Pradesh and then Karnataka. Fine. The next is इंफॉर्मेशन कमीशंस की अगर बात करें तो झारखंड एंड त्रिपुरा, ओके, आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमीशंस दे डू नॉट हैव they have been defunct for 29 months and 15 months respectively. उसके बाद मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, दे डू नॉट हैव चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर at the moment. उसके बाद only 5% of all the positions in commissions are being occupied by women. उसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है. उसके बाद देखिए ये that the information commission did not impose penalties in 95% of the cases where penalties were imposable. Now friends, from here ये न्यूज़ जो फर्स्ट पेज पे किया था, यहाँ पे देखिए लिखा है द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड यूरोजोन या यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना. So we know that India is the fifth largest economy. India is the 5th largest economy. ठीक, it has recently overtaken United Kingdom to become world's 5th largest economy. टॉप 3 तो दिया है, 4th नंबर पे कौन आता है? जापान, उसके बाद इंडिया. अब हम आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ऊपर. सो सी एक्सपैंडिंग द मैंडेट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस इन इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम. तो अब ये जो स्कीम है, इट इज़ नाउ गोइंग टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, particularly in STEM. STEM stands for science, technology, engineering, mathematics subjects. Okay. So now this is the scheme which is run by Ministry of Women and Child Development, which is headed by Smriti Zubin Irani. अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सी a memorandum of understanding has been signed between the Ministries of Women and Child Development, Skill Development and Entrepreneurship and Minority Affairs Ministry, okay, where there will be convergence of all these ministries to ensure कि जितने भी adolescent girls हैं they complete their education, build skills and enter the workforce in a diverse range of professions which also include STEM fields. The next is the 50th Chief Justice of India. So Chandrachud has been nominated by the incumbent CJI UU Lalit as the 50th Chief Justice of India. Now he is going to be the first second generation Chief Justice of India. His father YV Chandrachud, he was the 16th CJI of India and one of the longest serving CJI. Now the next is National Human Rights Commission has issued advisory on preventing ocular trauma. मतलब आँखों में जो trauma होता है बहुत ज़्यादा light के वजह से, okay, because it causes 5% of permanent blindness. So the NHRCA, National Human Rights Commission, it has asked the government to identify the industries that have a high potential of ocular trauma and make it mandatory for such units with 50 workers or more to have accident cover of ₹15 lakh for each worker. उसके साथ साथ NHRC ने सजेशंस दिया है that there should be ban on sale of firecrackers, okay, which causes eye trauma, ban on sale of bows, arrows, pellet guns and toys that have sharp edges, and mandatory safe packaging and labeling of chemicals for domestic use. The next is Cello Show. ये आपने पहले भी इस न्यूज़ को पढ़ा था that Cello Show जो है वो इंडिया का ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में, ऑस्कर 2023 में. तो उसमें एक चाइल्ड एक्टर जो थे राहुल कोहली, ओके, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट चैलो शो में. नाउ ये जो राहुल कोहली जो एक्टर थे 10 साल के, नाउ ही हैज़ रिसेंटली डाइड ऑफ ल्यूकेमिया. The next is the United Nations Secretary General PM Prime Minister to launch initiative on environment in Gujarat. तो इसको कहते हैं लाइफ.
ये जो इनिशिएटिव है ना एनवायरनमेंट वाला लाइफ है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जून 2022 में इसको अनाउंस किया था ड्यूरिंग द G7 समिट. जब G7 समिट में इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट इंडिया वाज इनवाइटेड. सो व्हेन इंडिया वाज इनवाइटेड, सो लाइफ वाज मोटिवेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. इट इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव. ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव लाइफ. So now there will be a program which will be inaugurated by United Nations Secretary General Antonio Guterres, which will be held at Statue of Unity in Kevadia in Gujarat. Okay, and over here if you will just see that it will be attended by External Affairs Minister S. Jaishankar, 100 of diplomats and heads of Indian missions. उसके बाद यहीं से this initiative जब launch होगा केवड़िया से, it will start the number of government plans to mark the Sardar Patel's birthday on October 31, which is celebrated as National Unity Day. उसके बाद अक्टूबर 25 से लेकर 31 तक गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च करेगी जिसका नाम है यूनिटिया, which will be in the form of marches in 750 districts of the country to highlight health and environment issues as well. Okay, उसके बाद ये जो लाइफ initiative है which was announced by our prime minister, it will be organized by नीति आयोग. ठीक है ना. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? केवड़िया इन गुजरात. चलिए द नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है. इन अक्टूबर 2019 World Bank President David Malpass, he had visited to address probationers of the civil services at the tent city in Kevadia near the statue. बस ये इंफॉर्मेशन है. अब आइए सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस. ठीक है ना, इट वाज हेल्ड इन हैदराबाद. उसके बाद यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था टेक्नोलॉजी इज अ टूल फॉर इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन. जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ बीन ड्राइविंग इंक्लूजन एंड प्रोग्रेस. फॉर एग्जांपल द स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया जाता है टू मैप द लैंड प्रॉपर्टीज इन विलेजेस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्वामित्व स्कीम, इससे क्या होता है कि जो लैंड ओनरशिप है वो क्लियर कट डिटरमाइन हो जाती है कि ये लैंड किसका है और कोई लैंड डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं रहता. द सेकेंड इज ड्रोन सेक्टर एंड इंडिया हैज़ ओपन अप स्पेस सेक्टर ऑल्सो टू प्राइवेट एंटिटीज एंड नाउ इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड 5G टेक्नोलॉजी. रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इट टुक प्लेस ऑन 1 अक्टूबर 2022. ओके, उसके बाद जो हमारे यूनियन साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, he has said that India's geospatial economy is expected to cross rupees 63,100 crore by 2025 at a growth rate of 12.8%. Now we have a news that farmers outfits question delay in announcing the MSP for ongoing rabi season. ठीक है, तो ये राबी सीज़न क्या होता है? तो देखिए, राबी सीज़न का मतलब होता है जो पोस्ट मानसून, मतलब विंटर क्रॉप्स कह सकते हो. ठीक है ना, जैसे वीट, मस्टर्ड, ये सब. ठीक है, तो इंडिया में रूल है कि हार्वेस्टिंग के पहले, सोइंग के पहले ही गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करती है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस और MSP फॉर क्रॉप्स. ठीक है ना, तो इट इज़ ऑलवेज अनाउंस बिफोर द सोइंग सीजन. तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात है दैट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव क्वेश्चन द डिले इन अनाउंसिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स इन ऑनगोइंग राबी सीजन एंड द सोइंग हैज स्टार्टेड इन सेवरल स्टेट्स. मतलब ये हमेशा देखिए MSP जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस एश्योर्स द फार्मर कि वेन एवर दे आर ग्रोइंग द क्रॉप्स दिस इज द market price at which it is going to sell. For farmers profitability it is very important. okay, तो MSP को हमेशा सोइंग सीजन के पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि ताकि फार्मर्स हैज़ द एश्योरेंस ओके ऑफ एश्योर्ड रिटर्न्स. ठीक है ना, फार्मर्स शुड नो अबाउट द एश्योर्ड रिटर्न्स. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मर्स के कुछ डिमांड है. दे आर डिमांडिंग द सेंटर टू इम्प्लीमेंट द स्वामीनाथन कमीशन फार्मूला टू डिसाइड द MSP.
अब ये स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला जो है ठीक है ना, इसने जब एमएसपी का कॉस्ट बनाया था तो इसने पूरा कॉस्ट लिया था। इट सेट कि भाई फार्मर्स का जो खर्चा है वो सिर्फ सोइंग तक ही लिमिटेड नहीं है। फार्मर्स के लिए जो है इनपुट कॉस्ट के साथ साथ जो रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड प्लस 50%। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि द इनपुट कॉस्ट फॉर फ्यूल, सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, दे ऑल हैव इंक्रीज्ड, ओके, and agricultural instruments and their maintenance, they have also become costly. So that's why farmers are demanding increase in minimum support price. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ देखिए कि एमएसपी क्यों फार्मर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी नाउ सी व्हाट द फार्मर्स आर सेइंग, दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर. See, the center should have announced the MSP in September itself. Otherwise, how will the farmer decide what should be sown and what should not be? They should have the MSP figures before them to take a decision. So this is very important for farmers, announcing the MSP before sowing, so that they can know कि कहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, कहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए। उन सबको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है फार्मर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज, ये तो एक वन लाइनर है, दैट चार्ल्स III विल बी क्राउन्ड किंग ऑन May 6, ठीक है। द नेक्स्ट इज इजराइल एंड लेबनान रीच एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बॉर्डर। सो इजराइल एंड लेबनान, ओके, इनका जो लड़ाई था, इट वाज द कैरिश गैस फील्ड, तो यूएस ने ब्रोकर किया इस डील को। नाउ दे हैव रीच्ड अ मैरीटाइम बॉर्डर डील एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो कैरिश गैस फील्ड है, ये इजराइल कहता है कि पूरा मेरा है, ओके, और जो लेबनान है वो एक कैरिश गैस फील्ड का एक पार्ट जो है वो उसको क्लेम करता है, ठीक है। अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ जाती है, जो हेजबोल्ला है विच इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप, इट्स ओके, विच इज़ बैक्ड बाय ईरान। दे से कि अगर यहाँ पे इजराइल ने आया तो दे विल स्टार्ट अटैकिंग इजराइल इन कारिश। अब एक नया एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कैरिश फील्ड जो है वो पूरा का पूरा इजराइल को दे दिया गया, और एक गैस फील्ड है काना, ओके, विच वुड बी डिवाइडेड, ओके, बिटवीन दिस टू कंट्रीज, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन वुड बी अंडर लेबनान कंट्रोल, ठीक है। अब ये G7 का है, हम पहले से जानते हैं। कल हमने न्यूज़ पढ़ा कि मंडे को जो यूक्रेन के काफ़ी सारे सिटीज़ में more than 70 missiles were fired by Russia, and this was followed by the bomb, you can say the destruction of a rail-cum-road bridge which connected Crimea with Russia over the Strait of Kerch, okay, ठीक। अब यहाँ पे जो है तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैज़ अपील्ड टू द ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7 for more air defense capabilities, and G7 have vowed to support Kyiv for as long as it takes, while warning Russia against any use of nuclear weapon. तो G7 जो कंट्रीज़ है इसमें देखिए मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली एंड कनाडा। चलिए अब उसके बाद देखिए श्रीलंका में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, so the urban poverty has tripled in Sri Lanka amid enduring economic crisis. So we already know कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे that 80% of Sri Lankans poor, they still live in rural area, but the poverty rate in urban area has tripled since 2021. हाँ, अब एक यहाँ पे ये कर लीजिए that $2.9 billion package from the International Monetary Fund that will be released only after Sri Lanka's creditors commit to a debt restructuring program. तो यहाँ पे कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा एक था एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड, तो इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था IMF और श्रीलंका के बीच में कि IMF श्रीलंका को $2.9 बिलियन पैकेज देगा, ठीक है ना। बट इसके में एक कंडीशन लगा के रखा था IMF ने, दैट इफ़ द श्रीलंका क्रेडिटर्स, जिसने श्रीलंका को पहले से पैसा दे रखा है, इफ़ दे कमिट टू डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम का मतलब कि जो भी श्रीलंका का डेप्ट है, ठीक है ना, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, दैट शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड, फाइन।
The next is Russia labels Meta as a terrorist group. So Russia on Tuesday added US tech giant Meta. ये Meta आपने नाम सुना है, जो Facebook का नया नाम है. Meta, which is the parent company of Instagram and Facebook, to the list of terrorist and extremist organization. Okay. अब देखिए Facebook और Instagram जो है, they have been inaccessible in Russia since March, but many Russians resorted to VPN to keep using the social media network. VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. चलिए एक स्पोर्ट्स का एडिटोरियल ले लेते हैं. नथिंग लेफ्ट टू चांस. सो यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन की बात हो रही है, हु हैज़ वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स एंड आफ्टर विनिंग दैट ही हैज़ बिकम फॉर द सेकेंड टाइम Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियन फॉर द सेकेंड टाइम. ओके, सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट इज, इस आर्टिकल का मैं आपको बस बता देता हूँ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स आया था. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इफ़ यू कंपेयर दिस डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर, सो सुसाइड दिस ईयर, ओके, इट हैज़ क्लेम्ड 1,64,033 लाइव्स. ओके, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि दिस आर्टिकल इज डिस्पेलिंग द रॉन्ग नोशन दैट टेक्नोलॉजी, गेम एडिक्शन विद मोबाइल इज कॉजिंग सुसाइड. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दे हैव सेड कि अगर हम सिर्फ NCRB की बात करें तो फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस, सब्सटेंस एब्यूज़, मैरिज, रिजर्व रिलेटेड इश्यूज अलोन कंट्रीब्यूट टू मोर देन 2/3 ऑफ द डेथ बाय सुसाइड इन इंडिया. सो ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी, दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, वी हैव टू वर्क ऑन दिस रूट कॉजेस. चलिए, नाउ सी दिस आर्टिकल, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है. मैं आपको इसका एक जिस्ट बताता हूँ. देखिए यहाँ पे पहले ये समझिए कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का ही किया गया है, समझ लीजिए, जहाँ पे 3 चीज़ों को सेंटर में रखा गया है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. ठीक है, एंड इट फिर एक है अर्थ फॉर ऑल और सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी, एक गाइड है. अब इस गाइड ने ना, इस गाइड को 3 टाइप के लोगों ने बनाया है, इकोनॉमिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट. अब उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्लोज्ड मॉडल फॉलो करते हैं, दे फॉलो क्लोज्ड मॉडल. ठीक है ना, उसमें ये इकोनॉमी का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसको स्टडी नहीं करते. बट इस स्टडी ने क्या किया है कि इकोनॉमी को ओपन मॉडल रखा है कि इकोनॉमी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इंटर रिलेटेड है. ओके, लाइक पीपल, प्लैनेट मतलब सोसाइटी और इन्वायरमेंट ऑल. राइट, देन इफ़ यू विल जस्ट डू दैट, ये क्लब ऑफ रोम का पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज होल सिस्टम और ओपन सिस्टम. जो क्लब ऑफ रोम है, इसने सबसे पहले 1972 में कुछ इसी तरीके का आइटरेशन किया था. उसने कहा था कि जब दैट relentless pursuit of GDP growth is destroying the Earth's capacity to renew itself, okay, and provide resources for unbridled economic growth. तो एक दिन ऐसा आएगा कि रिसोर्सेस ही नहीं बचेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए. ठीक है, फिर यहीं से पूरा बात चालू हुआ और फिर बात आके पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो अर्थ समिट, सब पे आके बात चली और इन्वायरमेंट बिकेम द मेन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ डिस्कोर्स. ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी एक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं. एंड देन दिस इज दैट टू लिटिल टू लेट बिग लीप. तो अगर हम देखें, ठीक है ना, वो कहते हैं कि अगर हमें ये पूरा सिस्टम चेंज करना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अर्थ को हम बचा ले जाएं, उसके साथ साथ जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर ले जाएं, तो 2 तरीके हैं, एक है टू लिटिल टू लेट, एक है बिग लीप. ठीक, टू लिटिल टू लेट में क्या होगा, बिजनेस एज यूजुअल. और बिग लीप का मतलब क्या होगा, तो ये कहते हैं कि बिग लीप के लिए हमें कोई नई डिस्कवरी नहीं करनी है. ठीक है, हमारे पास जो चीज़ है हम उसी से ही बिग लीप कर सकते हैं. बट एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि हम टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल एक्सेस, ओके, टू टेक्नोलॉजी टू लोकल एक्टर्स. फाइन, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर टू लिटिल टू लेट लेके चलते हैं, ठीक है ना, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर. So we can see that India will be the most unequal society in the world. On the other hand, big leap किस पे फोकस करता है, equitable distribution of economic wealth and social power. So it avoids the need for disruptive political revolutions and we can save our planet also.
ठीक है। इन दिस वे इट सेज कि अगर हम देखें कि दो चीज़ों को लेकर चलें, सोशल टेंशन इंडेक्स और एवरेज वेलबींग इंडेक्स, तो इन्होंने कहा है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन माइट कॉज, जो अभी का जो इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इट माइट कॉज सोशल टेंशंस टू राइज और फॉल। ठीक है ना। अगर सोशल टेंशन राइज होता है तो सोसाइटीज़ जो है वहाँ पे ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाएगा, फिर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होगा और वेलबींग डिक्लाइन होगा। दिस विल पोज रिस्क टू क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल ecosystem, etc. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.